तो बच्चों कैसे हैं आप सब। बहुत बहुत स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। आज का ये वीडियो क्लास 12th के बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा खास होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 12th का जो इंग्लिश कोर्स सब्जेक्ट है बच्चों आपका, जिसका कि कल आपका प्री बोर्ड का एग्ज़ाम होने वाला है। तो उसके लिए एक इंपॉर्टेंट सैम्पल क्वेश्चन पेपर इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं, और ये सैम्पल पेपर आपको बहुत ज़्यादा मदद करेगा जो कल यानी कि 16 दिसंबर, जी हाँ बच्चों 16 दिसंबर 2023 को जो आपका पेपर होने वाला है इंग्लिश कोर्स सब्जेक्ट का, इसके एग्ज़ाम में आपको बहुत ज़्यादा ये सैम्पल पेपर हेल्प करने वाला है। जो भी क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस करेंगे आज की इस वीडियो में, इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन आपके पेपर में डिट्टो रिपीट हो सकते हैं, इस बात की बहुत ज़्यादा संभावना है। तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। और ये वाला सैम्पल पेपर बेसिकली हम लोग कर ही रहे थे, ये सैम्पल पेपर हमारा 2 है, ठीक है। उसका भी ये पार्ट 2 होने वाला है, ठीक है। इसका पार्ट 1 वाला वीडियो ऑलरेडी मैंने बना दिया है। अगर अभी तक आपने वो पार्ट 1 वाला वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मैं डाल दूंगा, उसको जा करके ज़रूर देख लीजिएगा। और इससे पहले भी एक सैम्पल पेपर ऑलरेडी मैंने करवा रखा है आपका इंग्लिश का, तो वो भी देख लीजिएगा, ठीक है। ये हमारा दूसरा सैम्पल पेपर का पार्ट 2 वाला वीडियो होने वाला है, ठीक है। जो क्वेश्चंस हमने पार्ट 1 में डिस्कस नहीं किए थे इस सैम्पल पेपर के, तो वो क्वेश्चंस हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो पूरा वीडियो को जरूर देखिएगा। और अगर आप चाहते हैं किसी प्रकार की वीडियोज़ हम आपके लिए लेकर के आते रहें, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा। जितना ज़्यादा वीडियो को आप लाइक करते हैं उतना ज़्यादा हमारा मोटिवेशन बढ़ता है और वीडियोज़ को बनाने के लिए। चैनल पर अगर आप नए आ गए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए विद्यालय स्टडी पॉइंट को। इसी तरह की वीडियोस हम आपके लिए लेकर के आते रहते हैं। जैसे ही आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बगल में आपको बेल का घंटी या घंटा कुछ भी कह सकते हैं उसका आइकन देखने को मिलेगा, उसको प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा, जिससे कि जो भी हम नया वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके फ़ोन पर आ जाया करे, और आपकी जो तैयारी है एग्जाम्स के लिए वो और भी बेहतर से बेहतर तरीके से हो सके। चलिए हम अपने वीडियो को शुरू करते हैं। तो क्लास 12th है, हमारा सब्जेक्ट है इंग्लिश कोर, जिसका कि सब्जेक्ट कोड रहेगा 301 करके। इंग्लिश का जो कल आपका पेपर होगा वो 3 घंटे का होगा। मैक्सिमम मार्क्स जो रहने वाले हैं वो 80 रहने वाले हैं, यानी कि 80 नंबर का पेपर बच्चों आपका होगा, ठीक है। नीचे चले तो यहाँ पर आपको सामान्य निर्देश बोले तो जनरल इंस्ट्रक्शंस दी गई है, जो ऑलरेडी मैंने बहुत अच्छी तरीके से आपको एक्सप्लेन कर रखा है पार्ट 1 वाली वीडियो में। तो अगर अभी तक आपने नहीं देखा है तो उसको जा करके देख लीजिएगा, वहाँ पर आपको मैंने अच्छे से समझा दिया है, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें रहीं जो कल आपका पेपर होने वाला है उससे संबंधित। आशा करता हूँ कि ये सारी बातें आपको समझ में आई होंगी। चलिए हम अपने वीडियो को शुरू करते हैं। हम लोग आ गए हैं सेक्शन सी के अंदर, जो कि आपका लिटरेचर वाला सेक्शन रहता है। और इस सेक्शन के अंदर आपसे जो आपकी टेक्स्ट बुक है, यहाँ पर फ्लेमिंगो और विस्टास की जो किताबें हैं आपकी, उसके अंदर से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और उनका आंसर आपको देना है, ठीक है। सेक्शन सी जो होता है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि अकेला सेक्शन सी ही भैया 40 मार्क्स का आता है, 40 नंबर का आता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि पूरा पेपर ही आपका 80 नंबर का है, और सेक्शन ए और बी मिला करके आपका 40 नंबर बनता है, और अकेला सेक्शन सी जो है आपका यहाँ पर 40 मार्क्स का आता है, ठीक है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट आपके लिए हो जाता है, तो इसको बिल्कुल ध्यान से करिएगा एग्जाम के अंदर, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पर 7वां क्वेश्चन है हमारा सेक्शन सी का। इस तरह से देख सकते हैं, मतलब इस क्वेश्चन पेपर का 7वां क्वेश्चन इस तरह से है कि रीड द गिवन एक्सट्रैक्ट एंड आंसर द क्वेश्चंस फॉर एनी वन ऑफ टू गिवन करके। यहाँ पर आपको 2 एक्सट्रैक्ट दिए गए हैं, 2 में से कोई एक एक्सट्रैक्ट वाला क्वेश्चन आपको करना है, ठीक है। यहाँ पर जो पहला वाला एक्सट्रैक्ट आप देख रहे हैं ये माई मदर एट 66 से लिया गया है, जैसे कि यहाँ पर बताया गया है। ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम टू जो है कोचिन लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग आई सॉ माई मदर बिसाइड मी, डोज ओपन माउटेड हर फेस एसन लाइक डैट ऑफ अ जैसे कि कोर्स करके दे रखा है ना। मेरे माता पिता के पास से ड्राइविंग पिछले शुक्रवार को कोचिन में घर सुबह मैंने अपनी माँ को देखा, और मेरे अतिरिक्त उगता हुआ यहाँ पर खुला हुआ मुंह, उसका चेहरा उस तरह राख एक जैसे कि लाश का है। तो इस तरह से करके आपका यहाँ पर ये एक्सट्रैक्ट दिया गया है। देखिए एक्सट्रैक्ट आपको हिंट के लिए दिया जाता है, ये मत सोचिएगा कि ये पैसेज है कोई, तो इसके अंदर आपको आंसर मिल जाएगा। आंसर में आपको मतलब आपका अपना दिमाग लगाना पड़ेगा, जो आपने पढ़ा है उसके बेसिस पे आंसर आपको लिखना पड़ता है, ठीक है। पहला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर क्या पूछा जा रहा है कि व्हाट इज़ द प्राइमरी पर्पस ऑफ द पोएट रिकॉलिंग द मेमोरी ऑफ द ड्राइव विद द मदर, यानी कि माँ के साथ यात्रा की स्मृति यानी याद को करने का कवि का प्राथमिक उद्देश्य क्या है, ठीक है। इस तरह से जो मेमोरी है, ठीक है, उसको याद करने का पहला उद्देश्य प्राइमरी पर्पस क्या है भैया, तो वो आपको बताना है। टू इवोक अ पावरफुल इमेज ऑफ द मदर्स जो कि एजिंग करके,
यानी कि माँ की उम्र बढ़ने की एक शक्तिशाली छवि उत्पन्न करने के लिए, ठीक है। तो ये उसका प्राइमरी पर्पस है भैया। तो ये आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट डज द फ्रेज बिसाइड मी एम्फिसाइज करके, मेरे बगल में वाक्यांश किस पर जोर देता है? तो ये देता है भैया द क्लोज प्रॉक्सिमिटी ऑफ द डॉटर विद द मदर के साथ, इस तरह से कि बेटी की निकटता जो है ना उसके साथ कह सकते हैं, है ना। चलिए थर्ड क्वेश्चन, यहाँ पर आपको ये सेंटेंस को कंप्लीट करना है, ठीक है। यहाँ पर इस तरह से सेंटेंस है हमारा कि द कंपैरिजन ऑफ द मदर टू अ कॉर्प्स सजेस्ट दैट सी डैश इज नॉट जस्ट अनवेल बट क्लोज टू डेथ, यानी कि माँ की तुलना एक लाश से करने से पता चलता है कि वह न सिर्फ अस्वस्थ है बल्कि मौत के करीब भी थी, है ना। तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आ रहा है बच्चों, इसी तरह से और सैम्पल पेपर वाली वीडियो आप देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा। आपका एक लाइक हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेट करता है इसी तरह की वीडियोज़ को बनाने के लिए। चैनल पर अगर आप नए आ गए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो विद्यालय स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी तरह की वीडियोज़ हम आपके लिए लेकर के आते रहते हैं। जैसे ही आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बगल में आपको बेल का, घंटी या घंटा कुछ भी कह सकते हैं, उसका आइकन देखने को मिलेगा। उसको क्या करना है, आपको प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर देना है, जिससे कि जो भी हम नया वीडियो डाले उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके फ़ोन पर आ जाया करे और आपकी जो तैयारी है एग्जाम्स के लिए वो और भी बेहतर से बेहतर तरीके से हो सके, ठीक है। चौथा क्वेश्चन देखिए यहाँ पर इस तरह से है कि हाउ कैन द कार जर्नी टू द एयरपोर्ट बी सीन एज अ मेटाफोर फॉर द पैसेज ऑफ टाइम करके, है ना। यानी कि हवाई अड्डे तक की कार यात्रा को समय बीतने के रूप में कैसे देखा जा सकता है? तो यहाँ आंसर इस तरह से होगा कि द कार इज़ मूविंग टूवर्ड्स अ डेस्टिनेशन जस्ट एज टाइम इज़ मूविंग अनअवॉइडेबली फॉरवर्ड टूवर्ड्स द एंड ऑफ लाइफ, यानी कि गाड़ी एक मंजिल की ओर बढ़ रही है जैसे समय अपरिहार्य रूप से जीवन की अंत की ओर आगे बढ़ रहा है, ठीक है। आपको ये पता है भैया, जो इस धरती पर पैदा हुआ है एक न एक दिन उनकी समाप्ति हो ही जानी है। मिट्टी का यह पुतला मिट्टी में ही मिल जाएगा। तो उसी तरह से यहाँ पर क्वेश्चन के आंसर भी आपको लिखना है, आपका क्वेश्चन भी उसी से रिलेट करता है। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। यहाँ पर पांचवा क्वेश्चन है कि आइडेंटिफाई द मूड ऑफ द स्पीकर्स इन द, जैसे कि एक्सरप्ट करके, है ना। तो यहाँ पर है अंश में वक्ता की मनोदशा को पहचानना है। तो यहाँ पर भैया उदास है आपका, ठीक है, या करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। अगला क्वेश्चन देखिए, सिलेक्ट द ऑप्शन दैट डिस्प्ले द मोस्ट लाइकली एफर्ट ऑफ द, जैसे कि एंजॉयमेंट इन द फर्स्ट 3 लाइन करके, उस विकल्प का चयन करना है जो पहली 3 पंक्तियों में एंजॉयमेंट का सबसे संभावित प्रभाव प्रदर्शित करता है, ठीक है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, इट सजेस्ट दैट कंटिन्यूटी ऑफ द ड्राइव एंड द पैसेज ऑफ द टाइम, यानी कि यह ड्राइव की निरंतरता और समय बीतने का सुझाव देता है, ठीक है। तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों। इसी क्वेश्चन में आपको एक अथवा एक चॉइस दे दिया है यहाँ पर कि अगर आपको ऊपर वाला क्वेश्चन नहीं आता है तो नीचे वाला ये जो क्वेश्चन है इसको आप अटेंड कर सकते हैं। इसके अथवा इसके चॉइस में देखिए बच्चों क्या क्वेश्चन हमसे पूछा है। यहाँ पर इस तरह से ये मतलब एक एक्सट्रैक्ट ही दिया गया है बेसिकली, और ये वाला जो एक्सट्रैक्ट है आपका रोड साइड स्टैंड से लिया गया है। वीडियो पॉज करके आप पूरा का पूरा रीड कर सकते हैं। इसके बेसिस पे जो भी हमसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे उनको हम लोग यहाँ पर हल करने का प्रयास करेंगे, ठीक है। चलिए यहाँ पर बच्चों थोड़ा सा टाइपिंग एरर है, ठीक है, इसीलिए हम लोग इस क्वेश्चन को स्किप कर देते हैं यहाँ पर इसके चॉइस में जो है, ठीक है। ध्यान रखिएगा, ये जो आपका 7वां क्वेश्चन रहेगा, सेक्शन सी का पहला क्वेश्चन आप कह सकते हैं। तो इस 7वें क्वेश्चन में आपको 2 क्वेश्चन मिलेगा, यानी चॉइस करके 2 क्वेश्चन रहेगा, ए और बी करके, दोनों में से कोई एक करना होगा, और एक मैंने ऊपर वाला आपको करके बता दिया कैसे करना है आपको, ठीक है। इसके चॉइस में यहाँ पर जो ये क्वेश्चन लिया गया है इसमें थोड़ा सा टाइपिंग एरर है, इसीलिए इसको स्किप करते हैं और आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए तो अब हम लोग आ गए हैं 8वें क्वेश्चन के अंदर। यहाँ पर भी आपको एक्सट्रैक्ट दिए गए हैं, बेसिकली 2 एक्सट्रैक्ट यहाँ पर भी आपको दिया गया है, 2 में से कोई एक एक्सट्रैक्ट वाला क्वेश्चन आपको करना है बच्चों, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 8वें के ए में जो ये एक्सट्रैक्ट दिया गया है ये इस तरह से है। वीडियो को पॉज करके पूरा का पूरा आप रीड कर सकते हैं। और ये वाला जो एक्सट्रैक्ट लिया गया है जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ से लिया गया है बच्चों, ठीक है।
चलिए अब इसके क्वेश्चंस को देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन इस तरह से है कि कंप्लीट द सेंटेंस अप्रोप्रिएटली विथ रेफरेंस टू द एक्सट्रैक्ट, यानी कि इस एक्सट्रैक्ट के संदर्भ में वाक्य को उचित रूप से पूरा करना है आपको। जैसे कि यहाँ पर ये वाक्य है हमारा कि द राइटर्स रेफर्स टू द एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज एज इंस्पायरिंग बिकॉज, यानी कि लेखक शैक्षणिक अवसरों को प्रेरणादायक के रूप में संदर्भित करता है क्योंकि दीज एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज वुड मोटिवेट देम टू वर्क टूवर्ड्स द गुड ऑफ द प्लैनेट करके, यानी कि ग्रह की भलाई के लिए काम करने के लिए प्रेरित करेंगे। इसीलिए जो राइटर है वो एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज़ को इंस्पायरिंग बोलता है। ठीक है, तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग वुड नॉट बी अ लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस, यानी कि इनमें से कौन सा एक लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस नहीं हो सकता है। ठीक है, जीवन बदलने वाला अनुभव नहीं होगा। तो प्लेइंग अ वीडियो गेम, एक वीडियो गेम खेलना लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस आपका नहीं हो सकता है। सी वाला ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन देखिए, सिलेक्ट द मोस्ट सुटेबल टाइटल फॉर द गिवन एक्सट्रैक्ट। ठीक है, ये जो एक्सट्रैक्ट आपका है इसके लिए एक अच्छा सा टाइटल आपको बताना है। तो एडवेंचर विथ अ मिशन, ये बहुत अच्छा टाइटल रह जाएगा, ये ए वाला ऑप्शन आप सिलेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वाई डज द राइटर्स रेफर टू एक्ट एज मोर इम्पोर्टेंट देन एब्जॉर्व और लर्न, यानी कि दिए गए एक्सट्रैक्ट के लिए जो आपका जो ये एक्सट्रैक्ट है इसके अंदर जो राइटर है वो लेखक जो होता है उसको कार्य को अवशोषित या सीखने से अधिक महत्वपूर्ण क्यों बताता है। तो यहाँ पर हो जाएगा बिकॉज हैविंग द राइट नॉलेज और इंक्लिनेशन, यानी कि क्योंकि सही ज्ञान या रुझान होना चाहिए। ठीक है, ये आपका हो जाएगा। इसी में आपको चॉइस दे दिया है, ऊपर वाला क्वेश्चन नहीं आता तो नीचे वाला क्वेश्चन कर सकते हैं। ये भी आपका उसी से लिया गया है, जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ से एक्सट्रैक्ट। तो ये आप वीडियो को पॉज करके रीड कर सकते हैं। इसके बेसिस पे देखते हैं क्या क्वेश्चन हमसे पूछे जा रहे हैं। तो इसके बेसिस पे पहला क्वेश्चन हमसे इस तरह से पूछा जा रहा है कि व्हाट जो है कि रिवोल्यूशन डिड द ऑथर्स हैव ऑन हर ट्रिप टू अंटार्कटिका, यानी कि अंटार्कटिका की अपनी यात्रा पर लेखक को क्या रहस्योघटान हुआ। ठीक है, तो आंसर इस तरह से रहेगा, द ऑथर ऑन हिज ट्रिप टू अंटार्कटिका सॉ द ब्यूटी ऑफ बैलेंस ऑन आवर प्लैनेट एंड रियलाइज दैट एवरीथिंग इन द वर्ल्ड इज इंटरकनेक्टेड, यानी कि अंटार्कटिका की अपनी यात्रा के दौरान लेखक ने हमारे ग्रह पर संतुलन की सुंदरता को देखा और महसूस किया कि दुनिया में सब कुछ आपस में जुड़ा हुआ है। ठीक है, जैसे कि हमारा और आपका जो एक कनेक्शन है वो जुड़ा हुआ है, और इसी कनेक्शन को और स्ट्रॉन्ग करते हुए इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा बच्चों। ठीक है, चलिए सेकंड क्वेश्चन देखिए, इस तरह से यहाँ पर है, इसमें बोल रहा है कि फाइटो प्लांटन जो है आपका, ठीक है, ये क्या है, उनका क्या महत्व है। तो ये जो है बच्चों आपका ये कैल्प दक्षिणी महासागर में रहने वाले एक कोशीय जीव होते हैं ये। ठीक है, यहाँ पर आप आंसर देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वाई हैज़ द ऑथर्स कॉल्ड हर जर्नी एज जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ, बिकॉज, यानी कि लेखक ने उसकी यात्रा को जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ क्यों कहा, क्योंकि क्रॉस 9 टाइम जोन्स, ठीक है, क्रॉसेज 9 टाइम जोन्स, 6 चेक पॉइंट्स, 3 वाटर बॉडीज एंड मैनी जो सो कि इकोस्फेयर्स टू रीच देयर, यानी कि वह पहुंचने के लिए 9 समय क्षेत्र, ठीक है, 6 चौकियाँ, 3 जल निकायों और कई पारिस्थितिकी क्षेत्रों को पार करता है। इसीलिए लेखक ने, ऑथर ने यहाँ पर अपने जर्नी को जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ बोला। ठीक है, तो ये सी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर क्या है, व्हाट इज़ द क्लाइमेट लाइक इन अंटार्कटिका। ठीक है, यानी कि अंटार्कटिका में जलवायु कैसी है। तो वहाँ पर कोल्डेस्ट भी कह सकते हैं, ड्राइएस्ट भी कह सकते हैं, एयरी भी कह सकते हैं, यानी कि ठंडा भी है, सबसे सूखा हुआ भी है और हवादार भी है। तो ये सब हो जाएगा, ऑल ऑफ दिस कह सकते हैं आप। ठीक है, आगे चलते हैं, अब 9वें क्वेश्चन में आ गए हैं। यहाँ पर भी आपको 2 एक्सट्रैक्ट दिए गए हैं, 2 में से कोई एक करना है। ठीक है, यहाँ पर ये जो 9वें के ए में ये जो एक्सट्रैक्ट है ये आपका इंडिगो वाले चैप्टर से लिया गया है। चंपारण एपिसोड वाला देख सकते हैं इस तरह से, द चंपारण एपिसोड वाज अ टर्निंग पॉइंट इन गांधीज लाइफ, है ना, इस तरह से करके ये एक्सट्रैक्ट दिया गया है। वीडियो को पॉज करके पूरा का पूरा रीड कर सकते हैं। इसके बेसिस पे देखिए पहला क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है कि इन द एक्सट्रैक्ट द फ्रेज लॉयल्टी टू एब्स्ट्रक्शन रेफर टू अ स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट टू डैश, यानी कि इस एक्सट्रैक्ट में वाक्यांश अमूर्त के प्रति निष्ठा, एक मजबूत
को संदर्भित करता है। ठीक है, तो वो है आपका सर्टन आइडियोलॉजीज, यानी कि कुछ विचारधाराएं। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों। ओके, आगे चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखिए यहाँ पर क्या है। दूसरा क्वेश्चन कुछ इस तरह से है कि सिलेक्ट अ सूटेबल वर्ड फ्रॉम द एक्सट्रैक्ट टू कंप्लीट द फॉलोइंग एनालॉजी, यानी कि आपको एक सूटेबल वर्ड चुनना है जिससे कि इस एनालॉजी को आप कंप्लीट कर सके। तो ये है भैया चेंज, ट्रांसफॉर्म, रिलाइव, और यहाँ पर आ जाएगा आपका एलिवेट करके, यानी कि परिवर्तन, राहत, और ये लास्ट वाला जो मैंने बताया आंसर रहेगा ये कम करे करके हो जाएगा, है ना। तो इस तरह से आप इसको कंप्लीट कर सकते हैं। आगे यहाँ पर हमारा फिल इन द ब्लैंक्स है। द प्राइमरी मोटिव ऑफ गांधी एक्शन वाज टू, यानी कि गांधी जी के कार्यों का प्राथमिक उद्देश्य क्या था? वो था भैया मेक इंडियंस सेल्फ रिलायंट, यानी कि भारतीयों को आत्मनिर्भर बनाना। जैसे अभी मोदी जी बोलते हैं ना, हमारे देश के प्रधानमंत्री जी, कि आत्मनिर्भर बने भारत। ठीक है, लोग बाहर की चीज़ों कम खरीदे, अपनी चीज़ों पे ज़्यादा डिपेंड रहे। ठीक है, आत्मनिर्भर बने। तो गांधी जी का भी कह सकते हैं प्राइमरी मोटिव यही था। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ दीज बेस्ट डिस्क्राइब द प्राइमरी पर्पस ऑफ द एक्सट्रैक्ट, यानी कि इनमें से कौन जो आपका एक्सट्रैक्ट है उसके प्राथमिक उद्देश्य को सबसे अच्छा वर्णित करता है? तो वह है भैया इट शोज हाउ गांधीज पोजीशन इन द चंपारण स्ट्रगल रिफ्लेक्टेड हिज पॉलिटिकल व्यू, यानी कि ये दर्शाता है कि चंपारण संघर्ष में गांधी जी की स्थिति उनके राजनीतिक विचारों को कैसे दर्शाती है। ठीक है, तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द टेक्सचुअल क्लू दैट अलाउज द रीडर्स टू इन्फेयर गांधीज व्यू ऑन हिज ओन, जैसो कि अकम्पलिशमेंट करके, है ना, यानी कि उस पाठ्य सुराग की पहचान करें जो पाठक को यानी रीडर को गांधी जी के बारे में उनके दृष्टिकोण का अनुमान लगाने की अनुमति देता है। तो वह है भैया ऑर्डिनरी, यानी कि साधारण। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ये यहाँ पर आपको ये कंप्लीट करना है एक्सट्रैक्ट के बेसिस पे, कि गांधी यूज द वर्ड टर्निंग पॉइंट टू रेफर द चंपारण इंसिडेंट बिकॉज इट डैश, तो इट इज वाज गांधीज फर्स्ट इंस्टेंस ऑफ सिविल डिसोबीडियंस, यानी कि इस तरह से रहेगा आपका कि चंपारण की घटना को संदर्भ करने के लिए टर्निंग पॉइंट शब्द का उपयोग करते हुए है क्योंकि यह गांधी जी का सविनय अवज्ञा का पहला उदाहरण था। ठीक है, तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी में आपको एक अथवा करके एक और एक्सट्रैक्ट दे दिया है। ये वाला जो एक्सट्रैक्ट है बच्चों आपका द लॉस्ट स्प्रिंग जो है यहाँ से लिया गया है। ठीक है, चलिए देखते हैं करके इस एक्सट्रैक्ट के क्वेश्चंस को। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, शी स्टिल हैज़ बैंगल्स ऑन हर रिस्ट बट नो लाइट इन हर आइस, दिस इम्प्लाइज दैट, यानी कि यहाँ पर कह रहा है कि उसकी कलाई पर अभी भी चूड़ियाँ हैं लेकिन उसकी आंखों में रोशनी नहीं है। ठीक है, इसका अर्थ है कि डैश, तो इसका अर्थ है भैया शी इज़ मैरिड, हर आइज आर डिवॉइड ऑफ हैप्पीनेस, यानी कि हालांकि वह शादीशुदा है लेकिन उसकी आंखों में खुशी नहीं है। ये करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ईयर्स ऑफ माइंड नंबिंग टॉयल हैव किल्ड ऑल इनिशिएटिव एंड द एबिलिटी टू ड्रीम, दिस शो डैट, यानी कि वर्षों के दिमाग को सूत्र कर देने वाली मेहनत ने सारी पहल और सपने देखने की क्षमता को खत्म कर दिया है। इससे पता चलता है कि द ड्रॉगरी ऑफ वर्क हैज़ डिस्ट्रॉयड देयर जैसो कि विलिंगनेस टू इम्प्रूव देयर लॉट, यानी कि काम की कठिनता ने अपनी स्थिति सुधारने की उनकी इच्छा को नष्ट कर दिया है। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों। अगला क्वेश्चन देखिए, ही हैज़ अ रूफ ओवर हिज हेड, द टोन ऑफ द ऑथर इज, यानी कि उसके सिर पर छत है, लेखक का स्वर क्या है? तो लेखक का स्वर आपको यहाँ पर बताना है बच्चों। ये वाला आपका यहाँ पर मैं होमवर्क छोड़ देता हूँ, आप मुझे कमेंट करके बताइए। ठीक है, आपके लिए मैं ये कमेंट में मतलब होमवर्क छोड़ देता हूँ, देखता हूँ कितने बच्चे यहाँ पर कमेंट करके बता सकते हैं कि लेखक का स्वर क्या है। ठीक है, जिस भी बच्चे का आंसर सबसे पहले आएगा और करेक्ट आंसर होगा उसके आंसर को मैं यहाँ पर हार्ट का यानी दिल का निशान दे दूंगा ताकि और बच्चे समझ सके बच्चे ने बिल्कुल सही उत्तर दिया है। ठीक है, चलिए आगे चले तो हमारे कुछ क्वेश्चंस और हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरह से, है ना। ये भी क्वेश्चंस का आंसर आप कमेंट में ही दीजिएगा तो ज़्यादा बेटर रहेगा। मैं बता सकता हूँ वैसे, जैसे कि चूज़ द टर्म विच बेस्ट मैच द स्टेटमेंट द यंग मैन एको द लेगमेंट ऑफ देयर एल्डर्स, यानी कि वह शब्द चुने जो कथन युवा पुरुष अपने
बड़ों के विलाप को प्रतिध्वनित करते हैं से सबसे अधिक मेल खाता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका ए या फिर सी में से एक हो सकता है, इस तरह से ना, ए या सी में से, जहाँ तक मुझे लगता है। ठीक है, चलिए पांचवा क्वेश्चन देखिए, व्हाट मेक्स द सिटी ऑफ फिरोजाबाद फेमस, यानी कि फिरोजाबाद शहर किस कारण से प्रसिद्ध है। तो यहाँ पर आंसर रहेगा फिरोजाबाद सिटी इज द हब ऑफ बैंगल मेकिंग, इवन बैंगल मेकिंग बैंगल्स आर सप्लाइड टू एवरी सेकेंड फैमिली इज इंगेज इन एंड जो सो कि कॉर्नर ऑफ द कंट्री। फिरोजाबाद शहर चूड़ी निर्माण का केंद्र है, यहाँ तक कि चूड़ी बनाना भी देश के कोने कोने में लगे हर दूसरे परिवार को चूड़ियों की आपूर्ति की जाती है। ठीक है, तो इस तरह से आंसर आप लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लिटर फॉर एडल्ट्स एंड चिल्ड्रंस इन सीमापुरी, यानी कि सीमापुरी में वयस्कों यानी एडल्ट और बच्चों के लिए कूड़े का क्या अर्थ है। आंसर होगा गार्बेज इज अ गोल्ड फॉर एल्डर्स, इट इज़ देयर livelihood, a roof over their heads, even if it leaks, but for kids it's a thing wrapped in wonder करके। बड़ों के लिए कूड़ा सोना है, यह उनकी आजीविका है, उनके सिर पर छत है, भले ही यह लीक हो जाता है, लेकिन बच्चों के लिए यह आश्रय से लिपटी हुई चीज़ है। तो इस तरह से आंसर आप लिख सकते हैं बच्चों। आगे चलते हैं, अब हम लोग आ गए 10वें क्वेश्चन में। यहाँ पर कोई 5 क्वेश्चन के आंसर देना है 6 में से। ठीक है, पहला है, वाई वाज एडला हैप्पी टू सी द गिफ्ट लेफ्ट बाय पैडलर, यानी कि पैडलर द्वारा छोड़े गए उपहार को देख करके एडला खुश क्यों होती है। तो आंसर आप यहाँ पर देख सकते हैं, द पैडलर हैड लेफ्ट अ गिफ्ट फॉर एडला, दिस सो एडला दैट हर केयर एंड काइंड गेस्चर हैड ट्रांसफॉर्म द पैडलर, यानी कि फेरी वाले ने एडला के लिए एक उपहार छोड़ा था, इससे एडला को पता चला कि उसकी देखभाल और दयालु व्यवहार ने फेरी वाले को बदल दिया है। फेरी वाले ने उसका भरोसा नहीं तोड़ा और उसकी अच्छाई का फल मिल गया। इसने एडला को एक चोर की मदद करने की कोशिश करने से पिता की आलोचना से भी बचाया, बल्कि उसकी छवि एक चोर को दयालु इंसान बनाने की ऊंची हो गई। ठीक है, तो जो चेंज आया ना पैडलर के अंदर, तो उससे उसका जो छवि है वो और बेटर हो गया। ठीक है, इमेज और बेटर हो गया। तो इस तरह से आंसर आप लिख सकते हैं। अगला है, वाई डज अ ब्यूटीफुल थिंग नॉट पास इनटू नथिंगनेस, यानी कि एक खूबसूरत चीज़ शून्यता में क्यों नहीं चली जाती है। तो इसलिए नहीं चली जाती क्योंकि एवरलास्टिंग होती है। लिव्स एंड इंडिविजुअल प्रिंट ऑन आवर माइंड, रिलीव्स दैट जॉयफुल एक्सपीरियंस। ठीक है, सदैव रहने वाला होता है, मन पर एक अमृत छाप छोड़ जाता है। ठीक है, आनंददायक अनुभव पुनः जो सो कि प्राप्त करे। इस तरह से इसीलिए हमारा जो ब्यूटीफुल थिंग होता है वो कभी इस तरह से नहीं जाता है। ठीक है, शून्य नहीं होता है। तो ये आप लिख सकते हैं बच्चों। ओके, अगला क्वेश्चन देखिए, एड्रीनी रिच चूज टू एक्सप्रेस हर साइलेंट रिवॉल्ट थ्रू हर पोएम ऑन जेनिफर्स टाइगर। टाइगर इज जस्ट ऑन जेनिफर्स डिड विथ हर एम्ब्रॉयडरी। ठीक है, एक्सप्लेन, यानी कि एड्रीनी रिच ने अपनी कविता ऑन जेनिफर्स टाइगर्स के माध्यम से अपने मौन विद्रोह को व्यक्त करने का विकल्प चुना, ठीक उसी तरह जैसे आंटी जेनिफर ने अपनी कढ़ाई के साथ किया था। व्याख्या करना है आपको। तो आंसर इस तरह से रहेगा, मैं आपको बता देता हूँ कि एड्रीनी रिच अपनी कविता के माध्यम से अपने समय में विवाह की पारंपरिक संस्थान की आलोचना करते हुए सुझाव देती है कि यह महिलाओं पर अत्याचार है। इसी तरह एक दबंग पति के अधीन एक नाखुश विवाह की शिकार चाची जेनिफर जो है अपना गुस्सा निकालने के लिए कढ़ाई चुनती है। दोनों अपने रचनात्मक आउटलेट का उपयोग सामाजिक अपेक्षाओं के खिलाफ विरोध के रूप में करते हैं। ठीक है, इस तरह से आंसर आपको लिखना है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द वर्ल्ड्स जियोलॉजिकल हिस्ट्री इज स्टक इन अंटार्कटिका, हाउ इज़ द स्टडी ऑफ दिस एरिया यूजफुल टू अस, यानी कि विश्व का भूगोल जो ज्ञान है, ठीक है, भूवैज्ञानिक इतिहास जो है अंटार्कटिका में अटका हुआ है, इस क्षेत्र का अध्ययन हमारे लिए किस प्रकार उपयोगी है। तो आंसर आप यहाँ पर देख सकते हैं, मैं आपको बता देता हूँ। अंटार्कटिका क्षेत्र का अध्ययन हमारे ग्रह के अतीत, वर्तमान और भविष्य को समझने में बहुत ज़्यादा सहायक हो सकता है। ठीक है, स्टडिंग द अंटार्कटिका रीजन कैन बी हेल्पफुल इन अंडरस्टैंडिंग द पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर ऑफ आवर प्लैनेट। इट कैन हेल्प टू अंडरस्टैंड वेयर वी हैव कम फ्रॉम एंड वेयर वी कैन पॉसिबली गो। इट कैन टेल्स द us the importance of जैसे कि कॉर्डियन फोल्ड्स एंड प्री कैम्ब्रियन
ग्रैंड्स सील्स ओजोन एंड कार्बन इवोल्यूशन एंड जैसे कि एक्सटिंक्शन। तो बहुत कुछ हमें अंटार्कटिका बता सकता है, इसलिए अंटार्कटिका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला, हाउ डिड सिंथेटिक इंडिगो बिकम अ प्रॉब्लम फॉर पुअर पेशेंट। तो देखिए भैया, पहले तो सिंथेटिक इंडिगो जब तक बना नहीं था, कृत्रिम नील जब तक बना नहीं था, तब तक तो यहाँ जो फार्मर्स हुआ करते थे, पेशेंट्स हुआ करते थे, उनको फोर्स किया जाता था कि वो इंडिगो दे एज अ रेंट। जब सिंथेटिक इंडिगो डेवलप हो गया तो अब ब्रिटिश लैंडलॉर्ड जो थे उनसे कंपनसेशन चाहते थे, पैसा चाहते थे। वो बोले कि भैया आप तो सिंथेटिक बनाने ही लग गए हैं, ठीक है, अब तो हम इसको अलग से बना सकते हैं, अब तो इसको उगाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, तो आप मुझे पैसा दे दो, ये मुझे नहीं चाहिए। तो इसीलिए जो सिंथेटिक इंडिगो था वो प्रॉब्लम बन गया गरीब जो आपके यहाँ पर पीसेंट्स थे यानी किसान थे उनके लिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाउ डिड द क्रॉफ्टर ट्रीट पैडलर एंड वाई। ठीक है, यानी कि क्रॉफ्टर ने फेरी वाले के साथ कैसा व्यवहार किया और क्यों। तो भैया उसने उसके साथ बहुत अच्छा व्यवहार किया, लेकिन फिर भी उसने उसका ट्रस्ट तोड़ा, यानी पैडलर ने क्रॉफ्टर का ट्रस्ट तोड़ दिया। भैया यहाँ पर आप देख सकते हैं सारी चीज़ें लिखी गई हैं। ओके, चलिए, और जो भी हम क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पेपर में आ सकता है। 11वें क्वेश्चन में आ गए। यहाँ पर कोई 2 क्वेश्चन का आंसर आपको देना है 40 to 50 वर्ड्स के अंदर। यहाँ पर 11वें के फर्स्ट में इस तरह से है कि हाउ इज़ द बेंगल इंडस्ट्री ऑफ फिरोजाबाद अ कोर्स फॉर द बेंगल मेकर्स। यानी कि यहाँ पर क्वेश्चन इस तरह से है कि फिरोजाबाद जो है चूड़ी उद्योग, चूड़ी निर्माताओं के लिए किस प्रकार अभिशाप है। तो हाई टेम्परेचर, लैक ऑफ प्रॉपर वेंटिलाइजेशन एंड लाइट के कारण, क्योंकि भैया वहाँ पर जो लोग काम करते हैं वो हाई टेम्परेचर में काम करते हैं, ठीक है, प्रॉपर वेंटिलेशन की सुविधा नहीं है, लाइट की सुविधा नहीं है, लॉन्ग वर्किंग आवर्स है वहाँ पर, है ना, आइस की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम रहती है, डस्ट के कारण यहाँ पर आइस वगैरह में बहुत दिक्कत आती है। तो ये कारण है जिस कारण से जो बेंगल इंडस्ट्री है फिरोजाबाद के अंदर वो एक तरह से श्राप के तौर पर देखा जा सकता है बेंगल मेकर्स के लिए, ठीक है, तो ये आप लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, इन ऑन द फेस ऑफ इट मिस्टर लैम टोल्ड डेरी अबाउट हिज टीन लैग एंड हाउ किड्स कॉल्ड हिम लैमी लैम। वाई डू यू थिंक मिस्टर लैम शेयर दिस डिटेल्स, स्टेट 2 रीजन्स टू सपोर्ट योर आंसर। यानी कि ऑन द फेस ऑफ इट में मिस्टर लैम ने डेरी को अपने टीन लैग और बच्चों द्वारा उसको किस तरह से लैमी लैम चिढ़ाया जाता था उसके बारे में बताया। तो आपको बताना है कि उसे लैमी लैम कहा जाता था। आपको क्या लगता है कि श्री लैम ने विवरण क्यों साझा किया, ये डिटेल्स क्यों शेयर की, ठीक है, आपको ये बताना है। तो यहाँ पर आंसर आप देख सकते हैं इस तरह से रहेगा आंसर आपका, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर श्री लैम का इरादा डेरी को यह दिखाने का था कि अपूर्ण होना ठीक है, अगर आप इनकम्प्लीट है, इम्परफेक्ट है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। वो डेरी को दिखाना चाहता था कि वह अकेला नहीं है, वह डेरी को दिखाना चाहता था कि उसे इस बात से डरना नहीं चाहिए कि लोग उसके बारे में क्या सोचते हैं, उससे क्या कहते हैं, उसके बारे में क्या कहते हैं करके, है ना, तो ये दिखाना वो चाहता था, इसलिए अपना डिटेल्स उसके साथ शेयर किया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डज द इंसिडेंट with the wooden tiger and its consequences contribute to the overreaching theme of the faith and retribution in the Tiger King। द टाइगर किंग में लकड़ी के बाघ के साथ हुई घटना और उसके परिणाम भाग्य और प्रतिशोध के व्यापक विषय में कैसे योगदान करते हैं, ये आपको बताना है। तो आंसर इस तरह से रहेगा, ये आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं कि यह नियमित है कि अपरिहार्य प्रकृति और महाराज के कार्यों का परिणाम का प्रतीक है, ठीक है। बाकी आप यहाँ पर देख सकते हैं इस तरह से आंसर आपको लिखना है। 12वें क्वेश्चन में आ गए हैं, यहाँ पर कोई एक क्वेश्चन का आंसर आपको देना है, ठीक है। ये क्वेश्चंस बेसिकली मैंने आपको करवाए थे 12वें के फर्स्ट में। इस तरह से क्वेश्चन है जैसे द एक्चुअल पेन और इनकन्वीनियंस कॉज्ड बाय अ फिजिकल इम्पायरमेंट इज ऑफ्टन मच लेस देन द सेंस ऑफ आइसोलेशन फेल्ट बाय द पर्सन विद डिसेबिलिटीज, हाउ कैन वी हेल्प एंड सपोर्ट देम। यानी कि शारीरिक अक्षमता के कारण होने वाला वास्तविक दर्द या असुविधा अक्सर विकलांग व्यक्तियों द्वारा महसूस किए गए अलगाव की भावना से बहुत कम होती है, हम उनकी सहायता और समर्थन कैसे कर सकते हैं, तो उसके बारे में आपको बताना है, ठीक है। तो इस तरह से आंसर आप लिख सकते हैं। इसी में चॉइस में आपको एक क्वेश्चन दे दिया है कि वाई डिड गांधी जी एग्री टू सेटलमेंट जो सो कि ऑफ 25% रिफंड टू फार्मर्स, हाउ डिड इट इन्फ्लुएंस द पीसेंट्स लैंडलॉर्ड रिलेशनशिप इन चंपारण। जो गांधी जी थे उन्होंने किसानों को 25% रिफंड के समझौते पर वो क्यों सहमत हुए, इसने चंपारण में किसान जमींदार संबंधों को कैसे प्रभावित किया। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं इस तरह से आंसर रहेगा, लैंडलॉर्ड फोर्स द इंडियन आर्टिसंस
टू प्लांट 15% देयर होल्डिंग्स विथ इंडिगो एंड सरेंडर एंटायर इंडिगो हार्वेस्ट एज ए रेंट, यानी कि फोर्स किया जाता था कि भैया आप यहाँ पर इंडिगो जो है उगाइए और फिर रेंट के रूप में दीजिए। जर्मनी डेवलप सिंथेटिक इंडिगो, जर्मनी ने सिंथेटिक इंडिगो डेवलप कर दिया। लैंडलॉर्ड अब जो है सो कि यहाँ पर ये एग्रीमेंट तोड़ना चाहते थे कि अब इस तरह से हम कुछ नहीं करेंगे, और वो चाहते थे कि जो वहाँ पेशेंट्स है यानी किसान वगैरह है वो उनको कंपनसेशन दे, पैसा दे। गांधी जी फाउट देयर केस कलेक्टेड एविडेंस, लैंडलॉर्ड वेयर आस्क्ड टू रीपे। ठीक है, गांधी जी आस्क फॉर 50% रिपेमेंट, गांधी जी 50% रिपेमेंट की बात करते हैं। लैंडलॉर्ड ऑफर टू पे ओनली 25%, गांधी जी बोलते हैं एग्री, ठीक है, रिफंड ऑफ 25%। एक्सप्लेन्ड दैट द अमाउंट नॉट इम्पॉर्टेंट, व्हाट मैटर्स वाज द लैंडलॉर्ड वेयर जो ऑब्लिगेटेड to surrender a part of their money and with it part of their prestige करके, यानी कि महत्वपूर्ण बात यह है कि जमींदार अपने धन का एक हिस्सा और इसके साथ अपनी प्रतिष्ठा का एक हिस्सा देने के लिए बाध्य थे। ठीक है, तो ये इसीलिए वो 25% पर मान गए। ओके, अब हम लोग आ गए हैं 13वें क्वेश्चन में। 13वें का आपको यहाँ पर वही है कि भैया दो में से कोई एक क्वेश्चन करना है 120 to 150 वर्ड के अंदर। ये 5 नंबर का क्वेश्चन आपका रहने वाला है बच्चों। ठीक है, तो यहाँ पर बामा के एक्सपीरियंस की बात की गई है। जैसे बामास एक्सपीरियंस इज दैट ऑफ अ विक्टिम ऑफ कास्ट सिस्टम, व्हाट काइंड ऑफ डिस्क्रिमिनेशन डज जिट क्लासेस experience reflect, what are their reactions to their respective situations, यानी कि बामा का अनुभव जाति व्यवस्था के शिकार व्यक्ति का है और जिटक्लासा का अनुभव किस प्रकार के भेदभाव को दर्शाता है। अपनी अपनी स्थितियों पर उनकी प्रतिक्रियाएं क्या है वो आपको बताना है। तो आंसर आपको कुछ इस प्रकार से लिखना है बच्चों। ओके, यहीं पर आपको एक चॉइस दे दिया है, एक अथवा दे दिया है कि डिस्क्राइब हाउ द स्टोरी द रैट ट्रैप शोज द बेसिक ह्यूमन गुडनेस कैन बी ब्राउट आउट बाय अंडरस्टैंडिंग एंड लव, यानी कि आपको यहाँ पर बताना है कि वर्णन करना है कि जो आपका रैट ट्रैप कहानी है ये दर्शाती है कि बुनियादी मानवीय अच्छाई क्या कर सकती है, समझ और प्यार से बाहर लाया जा सकता है लोगों को बुराइयों से। ठीक है, तो इस तरह से आपका ये क्वेश्चन है। आंसर आपको कुछ इस प्रकार से लिखते हुए चलना है बच्चों। देखिए जैसा कि वहाँ पर जो चूहेदानी बेचने वाला था पैडलर, उसको भी बाहर लाया गया बुरे कामों से। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा इंग्लिश का सैम्पल पेपर नंबर जो 2 था वो समाप्त होता है बच्चों। तो बस बच्चों यही था आज का ये वीडियो। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा। आप सभी को कल के पेपर के लिए ऑल द बेस्ट। और हाँ बच्चों, जितना ज़्यादा वीडियो को आप लाइक करते हैं उतना ज़्यादा हमारा मोटिवेशन बढ़ता है और वीडियोस को बनाने के लिए। चैनल पर अगर आप नए आ गए हैं विद्यालय स्टडी पॉइंट को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी तरह की वीडियोस हम आपके लिए लेकर के आते रहते हैं। जैसे ही आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे बगल में आपको बेल का घंटी या घंटा कुछ भी कह सकते हो उसका आइकन देखने को मिलेगा। उसको क्या करना है, आपको प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर देना है, जिससे कि जो भी हम नया वीडियो डाले उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके फ़ोन पर आ जाया करे और आपकी जो तैयारी है एग्जाम्स के लिए वो और भी बेहतर से बेहतर तरीके से हो सके। आज के लिए इतना ही, मिलता हूँ आपसे अगली और एक्साइटिंग वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए, खुश रखिए सभी को। जय हिंद, वंदे मातरम और ऑल द बेस्ट सभी को। अच्छे से पेपर करना, डरना बिल्कुल भी नहीं है। जय हिंद।